अशरफ ने कहा, इसकी बकरियां हमारा खेत चर गईं। औरत बोली, कितना खेत खा लिया बकरियों ने तेरा साईं? अशरफ ने कहा, कितना नहीं, खेत में आई क्यों? औरत ने कहा, बकरी जानवर है, चली गई होगी, उसे क्या पता कि ये तेरा खेत है। कैसे बात कर रही है माई? औरत बोली, मुझे माई नहीं कहे, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता साईं, ये बता दे कि तू चाहता क्या है। अशरफ सोचने लगा कि क्या कहे। वो कुछ देर चुप सोचता रहा। औरत ने अपने दुपट्टे से पैसे खोलकर उसके सामने फेंके। ये ले, 3 बकरियों ने तेरा कितना घास खाया होगा। अशरफ के चेहरे का रंग बदल गया कि औरत की ये जरूरत। वो गुस्से से बोला, मैं इसे सजा दिलवाना चाहता हूं। मैं अशरफ की तरफ देखकर हैरान था। हाथ भी नहीं लगा सकता इसे, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अशरफ ने उसे अपनी जगह से उठते हुए कहा, माए मुझे इश्तियार नहीं दिला। वो आग बबूला होकर बोला तो औरत बोली, तेरी घास का मुआवजा दे रही हूँ, आइंदा बकरियां तेरे खेत में नहीं जाएंगी, बेसमझ जानवर है, चली गई होंगी। लड़का बोला, मैंने भी बहुत सोटियां मारी, मगर वो सोटियां खाती रही, नहीं हिली, मैं क्या करता? जानवर को कितना मारता, जान से मारने से तो रहा। उसके बाप ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, साईं माफ कर दे, बकरियां भूखी होंगी, तभी मार से भी ना हटी, झाड़ियां वगैरह तो लोग काट कर ले गए ईंधन के लिए, वहां मैदान में कुछ नहीं है, इसलिए खेत में घुस गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब अशरफ कुछ ठंडा पड़ा। उसे मिनमिनाता देखकर औरत ने आगे बढ़कर कहा और सीने पर हाथ मारा, हमारी भी जमीन थी 7.5 एकड़, इस पर कब्जा तेरे पुरखों ने किया, कभी पूछा है? अशरफ ने हाथ उठाकर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, मैं मुझे नहीं मालूम, तू चुप रहे। देख साधु, तेरी बीवी क्या कहती है? उसने उसके शोहर को मुखातिब करके कहा, साईं औरत है, औरतें याद रखती हैं, ताने तशली उनका काम है, मैं समझा दूंगा, तू माफ कर दे। अशरफ का गुस्सा औरत के ताने से झाग की तरह बैठ गया कि ये लोगों के सामने कुछ और ना कह दे। उसने लड़के से कहा, पैसे उठा और यहां से जा। लड़के ने पैसे उठा लिए। औरत ने उसे फिर कहा, तो अपनी घास का मुआवजा तो ले ले। बस माए, बस कर, जा यहां से। अशरफ ने कहा। लड़का पैसे उठा चुका था। बाप हाथ जोड़ते हुए उसका शुक्रगुजार होते हुए चला तो औरत ने जाते हुए अपने बेटे और शोहर से कहा, कुत्ते की दुम और लोमड़ी की अकल वडेरों की विरासत होती है। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अशरफ ने बात काट दी और औरत की बातों को हल्का करने के लिए दूसरे लोगों से बातचीत में मसरूफ हो गया। अशरफ के साथ बहुत देर हो गई थी। उसने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था और बहुत सारी बातें करता रहा, यहाँ तक के मसले मसाइल बताता रहा और मैं इंग्लैंड की कहानी सुनाता रहा। जो बात मेरे जी में थी कि इतनी सी बात पर लड़के को बुलवाना कि बकरियों ने घास चर लिया है, उसके लिए ना तो अशरफ कोई मुआवजा चाहता होगा और ना कोई सजा दिलवा सकता था। फिर इनको क्यों बुलवाया? मैंने यही सवाल पूछ लिया तो उसने कहा, रोब और दबदबा और अपने जाहो जलाल को इन पर ना बिठाया जाए तो वडेरापन नहीं चल सकता। बकरियों ने कितना खाया होगा, ना तो मुझे इसका मुआवजा चाहिए था और ना ही सजा देना चाहता था, मगर दबदबा तारी करना होता है कि दूसरे भी चौकस रहे और धाक बैठी रहे, वरना कमदार ही ये काम निपटा सकता था। ये बहुत जरूरी होता है। मैं उससे उसकी अमूरी हुक्मरानी सुन रहा था। रात 1-1:30 बजे तक वो मुझसे बातें करता रहा। बहुत खिदमत चाकरी की उसने। चलते हुए कहा, आराम से सो जाओ और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने उसका नंबर महफूज कर लिया और चला गया। ये वही कमरा था जहाँ कभी बाबा करीमु तावीज़ लिखा करता था और रहता था। कमरे से मुल्हिक बैतुल खला और गुस्ल खाने का इजाफा हुआ था। वही छोटा सा तापचा चिराग जलाने का जिसे मिट्टी का दिया रखा था। दीवारें साफ सुथरी थीं। एक बेड, एक चारपाई, सोफा सेट और चंद कुर्सियां रखी थीं। यह आजकल शायद मेहमानों के कमरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मैं बेड से उतरा, उस सलाखों वाली खिड़की के पास गया जहां से चांद की रोशनी और यकबख्ता हवा अंदर आ रही थी। मेरे कंधे पर चादर पड़ी थी। बाहर दूर गोबर का ढेर नजर आ रहा था। इससे दूर दाएं तरफ जोहर था जिसमें भैंसें बैठी रहती थी और से दूर दाएं तरफ
गन्ने के खेत थे और बाएं तरफ मकानात बने थे। मैं खाली जहन से बाहर देखता रहा। कमरे का दरवाजा बंद था। हल्की सी रोशनी जीरो बल्ब की थी। अचानक मेरे हलक से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और वो अमावस की रात जब कुतुबुद्दीन की आंखें उबल पड़ी थीं, मुझ में सफाकी आ गई थी और जबड़े भींचे मैं कार्रवाई कर रहा था और जिस्म थरथरा रहा था। सर्दी तो अपनी जगह, मगर मेरी कैफियत बदलती जा रही थी। टांगें लरसने लगी, चांद मुझ पर थूकने लगा और हवा कोड़े मारने लगी। मैं अशरफ को जालिम तस्वुर कर रहा था। मैं तो खुद जालिम था, अपने पर जुल्म किया था। उन्हें सांसें गुड़गुड़ाहट में बदलने लगी थी। मैं वहां से हटना चाहता था, मगर टांगें जैसे जवाब दे गई थी। मैंने हिम्मत मुश्तमा की और कदम उठाया, खिड़की बंद की और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि मैं तो पसीना ही पसीना हो चुका हूँ। मौत का खौफ, हार्ट अटैक, मालूम नहीं, दर्द तो नहीं। कमरे में अकेले होल आने लगा। कोई मुझे मार दे, कोई हेवले ही हेवले। बाबा करीमू ना जाने इस कमरे में क्या वज़ाइफ करता रहा था। सनसनी सी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। क्या अशरफ को फोन करूं? नहीं, जी कर क्या करूंगा? बच भी गया तो खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। सुबह होने तक ये सोचा तो मौत का खौफ भी निकल गया। जबान पर रब का जिक्र चल पड़ा और मैं कंबल ओढ़ कर लेट गया। छत को घूरता रहा, जबान जिक्र इलाही में मशगूल हो गई। तबीयत अब बिल्कुल ठीक लगी, हेवले गुम हो गए और मौसम की सर्दी महसूस हुई तो मैंने कंबल कुछ और ऊपर खींच लिया। मुझे रुकना नहीं चाहिए था, बस जो हुआ सो हुआ। अजान की आवाज आने लगी। मैं उठकर बैठ गया, रब का शुक्र अदा किया। सुबह हो गई। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा, दिल ही दिल में रब को याद करता रहा। दिमाग इधर उधर भटकता रहा। मैं कुछ देर बाद बिस्तर से उतरा, कोट पहना और चादर लपेट कर मस्जिद चला गया। तब मैंने देखा अशरफ की उताक में काफी लोग सोए हुए थे और एक बंदूक बरदार कंबल लपेटे, अजरक की पगड़ी बांधे टहल रहा था। मैं खामखा खुद को अकेला महसूस कर रहा था। नमाज पढ़कर मस्जिद में ही बैठा रहा। इशराक पढ़कर निकला। मौलवी साहब को इस बात पर आमादा कर लिया था कि मस्जिद के बाहर दीवार के साथ आम लोगों के लिए पानी का फिल्टर प्लांट लगवाना चाहता हूँ। उन्होंने हामी भर ली। मैंने अपना सेल नंबर दिया और आ गया। वहाँ कमरे में पहले ही से एक मुलाजिम नाश्ता रखे कमरे मेरा इंतजार कर रहा था। साईं ने नाश्ता भिजवाया है और कहा है आप उनसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। नाश्ता बड़ा पुरतकल्लुफ था और दही और शहरी पसंद का ख्याल रखा गया था, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ चाय की तलब थी। मैंने चंद बिस्किट लिए और मग उठाकर खिड़की की तरफ चला गया। रात का वाक़या तकरीबन महू हो चुका था। सर्द हवा एकदम अंदर दाखिल हुई। मैंने चादर को फैला लिया और बाहर सूरज को बुलंद होते हुए चाय देखता रहा और चाय पीता रहा। जिंदगी की रवानी शुरू हो चुकी थी। लड़के लड़कियां स्कूल की तरफ रवां थे। भैंसें जोहड़ के नजदीक बैठी इधर उधर देखते हुए दुम हिला रही थीं। परिंदे उड़ाने भर रहे थे। बहुत से परिंदे एक अरसे बाद देख रहा था। सामने फीफे के घर की झाड़ियों पर बहुत सारी बुलबुलें फुदक रही थीं। सुबह बड़ी मासूम सी खूबसूरत हिरन के बच्चे की तरह हैरान सी आहिस्ता आहिस्ता जैसे माँ की तलाश में डरते डरते बढ़ रही थी, या किसी फाख्ता की तरह हैरान और चौकन्ना। आहिस्ता आहिस्ता माँ कहती थी फाख्ता मैंने कभी अकेले नहीं देखी थी, चाहे दूसरी फाख्ता दूसरे दरख्त पर हो, जोड़ा शर थे। ये भी हैरान सी चौकस रहकर दाना चुगती हैं। नर के गले पर काली डोरी की सी कंठी होती है। देखते ही दिल नरम हो जाता है, रहम दिली और हमदर्दी पैदा होती है। इसकी मासूमियत ही ऐसी होती है। चाय का मग न जाने कब का खाली हो चुका था, मगर मैं खिड़की के नजदीक उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक धूप ने खिड़की को बोसा ना दिया। नरम धूप से मुझे एक खुशगवार एहसास हुआ। सूरज धूप का सोना लुटाता जाता और बुलंद होता जाता था। खिड़की के सामने से लोगों का एक दत्था मकशूम की तरह भिनभिनाता गुजरा। शायद ये अशरफ की उताक पर ही आ रहे थे। मौत जाने कैसे गुजरा। ठीक 10 बजे अशरफ घर से निकला। उताक पर आते ही लोगों के सामने खड़ा हो गया।
और ताप के बरामदे में धूप उतर रही थी। मुझे इत्तला मिली तो मैं अशरफ के पास पहुंच गया। बड़ा संजीदा मसला था। करमू की बेटी को दारे का बेटा भगा कर ले गया था। दारे के घर वालों को पुलिस वाले थाने ले गए थे। इसमें दारे का कोई कसूर नहीं था, मगर पुलिस वाले कहते ही थे कि लड़का अपने घर वालों को बेइज्जत होता देखेगा तो खुद ही सामने आ जाएगा, झट आ जाएगा। अगर वो इतना गैरतमंद होता, माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, तो वो ऐसा करता ही क्यों? लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था और लड़की मैट्रिक करके फारिग थी। न जाने कब हुआ। हालांकि इन दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ मोहल्लों से था। लड़की का बाप और भाई सर झुकाए खड़े थे और बिरादरी के लोग बयान कर रहे थे। वो दारे के घर वालों को बुरा भला कहते, गालियां देते और इंतकाम की बात करते थे। कुछ देर में ही दारे की बिरादरी के लोग भी आ गए। तसादुम होते होते रह गया। अशरफ ने सब्र और तहम्मुल का दर्स दिया